हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर शिबा खालिद। आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट का पेपर 1, जिसका यूनिट 10 हम लोग डिस्कस करेंगे हायर एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। इसमें हम लोग देखेंगे किस तरीके से जो हमारे प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का जो संस्थान जो है वो किस तरीके से डेवलप हुए या उनका सिस्टम क्या रहा। तो आई होप कि मेरी जो पहली वीडियोस हैं जो कि मैंने क्वेश्चन एमसीक्यूज से रिलेटेड वीडियोस बनाई हैं, जनरल पेपर 1 से रिलेटेड जो वीडियोस बनाई हैं, टाइम टू टाइम मैं यूजीसी नेट, चूंकि अब एग्जाम्स बहुत करीब आ चुके हैं तो मैं स्टूडेंट्स कोशिश कर रही हूँ कि यूजीसी नेट के चैप्टर्स को, उनके सिलेबस को मैं कंप्लीट कर पाऊँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो सके। तो इसके लिए आप लोगों को मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए। मेरी प्रीवियस वीडियोस जो कि सोशियोलॉजी चैप्टर से रिलेटेड है, डिटेल्स में जो चैप्टर्स हैं, चाहे वो ग्रेजुएशन हो, मास्टर्स के लिए हो या रिसर्च मैथोलॉजी से रिलेटेड जो चैप्टर्स हैं, उनके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें। और फ्री बुक्स के लिए www.mysocialbliss.com पे जाके आप फ्री बुक्स, चाहे वो एनसीईआरटी की बुक्स हो, चाहे सोशियोलॉजी कोर्स से रिलेटेड बुक हो या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बुक हो या फिर अदर कोर्सेज से रिलेटेड बुक हो, मेडिकल की बुक्स हो, साइकोलॉजी बुक हो, आप उनको वहां से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में फॉर ऑफलाइन रीडिंग। तो चलिए स्टूडेंट, देर ना करते हुए हम लोग अपनी क्लास की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है हायर एजुकेशन सिस्टम। हम लोग डिस्कस करेंगे हायर एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। तो इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग एंड एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया। तो अभी मैं अपना वीडियो क्लोज करती हूँ क्योंकि आप लोगों को ये नजर आएगा नहीं यहाँ पे। तो अब हम जानेंगे कि एंशिएंट इंस्टीट्यूशंस जो है एजुकेशन इन इंडिया सिस्टम क्या है। तो इंडिया वाज द टॉप डेस्टिनेशन फॉर द ट्रैवलर्स फ्रॉम वेरियस रीजन्स हैविंग डिफरेंट क्लाइमेट एंड कल्चर्स। तो इंडिया जो है वो टॉप डेस्टिनेशन हमेशा से रहा है ट्रैवलर्स के लिए, जो कि अलग अलग रीजन से यहाँ पे आए, क्लाइमेट और अलग अलग कल्चर से। तो टू whom इंडिया वाज a land of wonder and fame of Indian culture, wealth, religion, philosophies, art, architecture as well as its educational practices have spread far and wide। तो इंडिया की जो चीजें जो अट्रैक्ट उनको करती रही हैं, उनका रिलीजियस है या डाइवर्सिटीज है हमारी, और डिफरेंट फिलोसफीज हैं हमारे, आर्ट है हमारा, आर्किटेक्चर है, ये चीजें हमेशा फॉरनर्स के लिए एक अट्रैक्शन की वजह रहा है। तो एजुकेशन सिस्टम ऑफ एंशिएंट टाइम वाज रिगार्डेड एज अ सोर्स फॉर नॉलेज, ट्रेडिशन एंड प्रैक्टिसेस दैट गाइडेड एंड इंकरेज ह्यूमैनिटी। तो हमेशा से ह्यूमैनिटी को इंकरेज करने के लिए जो हमारे ट्रेडिशंस हैं, हमारे प्रैक्टिसेस हैं, हमारे नॉलेज को जानने के लिए, हमारी प्रैक्टिसेस को, हमारी जो ट्रेडिशंस, परंपराएं हमारी रही हैं, उनको ट्रांसमिट करने के लिए हमारा जो एजुकेशन सिस्टम रहा है एंशिएंट टाइम से, वो इस चीज पर काम करता रहा है कि हमारे जो नॉर्म्स और वैल्यूज हैं, हमारी जो रिच हमारे जो कल्चर्स हैं, वो हमारे अंदर प्रॉपर्ली ट्रांसमिट हो सके। तो हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन इंडियन एंशिएंट इंडिया इज fascinating and it's recorded and can be tracked to the ancient era. So education in ancient India began around the 3rd century BC, before Christ जो है 3rd century जो ancient इंडिया में जो एजुकेशन का सिस्टम स्टार्ट हुआ था विद एलिमेंट्स ऑफ रिलीजियस ट्रेनिंग के लिए एंड इम्पैक्ट ऑफ ट्रेडिशनल जो नॉलेज है उनकी वजह से ये सिस्टम जो है हमारा स्टार्ट हुआ था। तो सेजेस एंड स्कॉलर्स इम्पार्टेड एजुकेशन ओरली, पाम लीव्स एंड बार्क्स ऑफ द ट्री वर यूज्ड फॉर द राइटिंग। तो जिस टाइम हमारे पास पेन, पेंसिल, ये सारी चीजें अवेलेबल नहीं थी, उस वक्त में जो है हमारा जो सिस्टम था वो वर्क कर रहा था और हमें जो यूज कर रहे थे, हम पाम लीफ को यूज करते थे या बार्क्स ऑफ ट्रीज जो होती थी उनको यूज करते थे राइटिंग के लिए। तो इन एंशिएंट एरिया बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल वेज ऑफ एजुकेशन सिस्टम वाज एग्जिस्टेड। पुराने हमारे एंशिएंट इंडिया में हम जो सिस्टम थे, वो एजुकेशन के जो सिस्टम थे, वो जो इनफॉर्मल और फॉर्मल बोथ टाइप ऑफ एजुकेशन जो थी वो प्रोवाइड करते थे। इंडिजिनस एजुकेशन वाज इम्पार्टेड एट होम इन टेम्पल्स, पाठशाला, स्टॉल्स, चाटोस्पाडीज एंड गुरुकुल जो सिस्टम्स थे, उनके अंदर जो इंडिजिनस जो एजुकेशन जो थी वो स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कराई जाती थी। तो प्राचीन भारत में शिक्षा का जो इतिहास था वो बहुत ही अट्रैक्टिव रहा है, बहुत ही आकर्षक रहा है और इसे दर्ज किया गया है और इसे प्राचीन युग में जो ट्रैक किया जा सकता है कि जो धार्मिक प्रशिक्षण है या पारंपरिक जो ज्ञान है उसको प्रदान करने वाले जो तत्व होते हैं, उनके साथ प्राचीन भारत में शिक्षा तीसरी जो शताब्दी ईसा पूर्व है तब से आसपास जो है इंट्रोड्यूस हुई थी।
तो जो संतों और विद्वानों ने मौखिक रूप से शिक्षा प्रदान की, तो टीचिंग वाज लार्जली ओरल एंड स्टूडेंट्स रिमेंबर्ड एंड मेडिटेटेड अपॉन व्हाट वाज टॉट इन द क्लास। तो टीचिंग जो थी वो मोस्टली जो होती थी मौखिक रूप से शिक्षा प्रदान की जाती, तो लिखने के लिए जो पेड़ों की पत्तियां और छाल का इस्तेमाल किया जाता है। तो शिक्षा प्रणाली जो थी वो औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरीके की जो शिक्षा थी वो मौजूद थी, यानी फॉर्मल और इनफॉर्मल एजुकेशन जो थी, दोनों टाइप की जो इंफॉर्मेशन थी या शिक्षा थी वो मौजूद थी। तो घर, मंदिरों, पाठशालाओं, टोलों, चेटपेड़ियों या गुरुकुलों में स्वदेशी शिक्षा की व्यवस्था थी, यानी अपनी जो इंडिजिनस जो एजुकेशन है वो प्रोवाइड कराई जाती थी। तो एंशियंट सिस्टम ऑफ एजुकेशन वाज द एजुकेशन ऑफ वेदास, ब्राह्मणस और उपनिषद की जो है या धर्म सूत्रास की जो एजुकेशन है वो दी जाती रही है स्टूडेंट्स को। सो हु ऑल आर अवेयर ऑफ द नेम्स ऑफ आर्यभट्ट, पाणिनि है, कथ्याना है या पतंजलि है, ये सारी एजुकेशन जो सिस्टम थी। तो जो शिक्षा जो है वो काफी हद तक ओरल दी जाती थी। तो शिक्षा की जो प्राचीन प्रणालियां हैं जैसे वेदों में, ब्राह्मणों में, उपनिषद है या धर्म सूत्र की शिक्षा है, तो सभी आर्यभट्ट, पाणिनि, कात्यापन या पतंजलि के नामों से तो हम लोग अवगत हैं ही, अवेयर हैं। उनके लेखन और चरक और सुश्रुत के चिकित्सा ग्रंथ भी सीखने के मुख्य स्रोत थे उस टाइम में। तो Gurus and their pupils were conscientiously they were together to become proficient in all aspect of training। तो जो गुरु थे और उनके शिष्य जो थे वो शास्त्रों के सीखे हुए अनुशासकों या काव्यों से या कल्पनाशील और रचनात्मक साहित्य के बीच भी अंतर निकाला गया उस टाइम में। तो जो सभी लेखन और चरक के जो चिकित्सा ग्रंथ के रूप में जो उनके स्रोत थे वो भी दिए जाते रहे हैं। तो हिस्ट्री की जो एजुकेशन रही है या फिर फिजिकल एजुकेशन टू वाज वेरी इंपॉर्टेंट करिकुलर in that time। so sources of learning were drawn from the various disciplines। इतिहास यानी हिस्ट्री से था, एनविक्सिकी यानी लॉजिकल जो थे, या फिर मीमांसा जो था इंटरप्रिटेशंस पे बेस्ड होती थी, या शिल्प शस्त्र जो होते थे यानी आर्किटेक्चर की एजुकेशन दी जाती थी, अर्थशास्त्र यानी पॉलिटी की एजुकेशन दी जाती थी, वार्ता, एग्रीकल्चर, ट्रेड, कॉमर्स, एनिमल हस्बेंड्री या फिर धनु विद्या यानी आर्चरी जो है इसकी शिक्षा दी जाती थी। तो फिजिकल एजुकेशन टू वाज एन इम्पॉर्टेंट करिकुलम या करिकुलर एरिया ऑफ द स्टूडेंट्स एंड स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड इन द क्रीड़ा यानी गेम्स के अंदर या रिक्रिएशनल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते थे। तो व्यायाम प्रकार यानी एक्सरसाइजेस के डिफरेंट, व्यायाम के डिफरेंट जो प्रकार थे, या धनु विद्या जो धनुष की जो विद्या थी वो दी जाती थी स्टूडेंट को फॉर एक्वायरिंग जो है मार्शल स्किल है, योगा साधना है एंड ट्रेनिंग ऑफ द माइंड यानी जो मेडिटेशन की साधना है अमंग अदर्स। सो गुरु एंड देयर पीपल्स वर कॉन्साइंटेनियसली ऑफ द टुगेदर बिकम द प्रोफिशिएंट टू ऑल एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग। तो जो गुरु थे और उनके जो छात्र थे वो जो है हर प्रकार की गुरुकुलों में जो है हर प्रकार की शिक्षा जो है उनको दी जाती थी। तो हम देख सकते हैं कि जो शिक्षा का जो वैल्यू रही है उस टाइम में किस प्रकार से जो है जो शिष्य और गुरु जो है दोनों साथ मिलकर के काम करते थे, या फिर सभी पहलुओं में परंपरागत होकर के या पारंपरिक होके मतलब सब चीजों में एक्सपर्टीज होके या फिर हासिल करके स्किल होने के लिए कर्तव्य निष्ठा के साथ मिलकर के गुरु और उनके जो शिष्य थे वो कार्य करते थे। अब हम देखेंगे कि एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया वे ऑफ लाइफ किस तरीके से स्टार्ट हुई, यानी जो भारत में जो प्राचीन शिक्षा प्रणाली है और जीवन जीने का एक तरीका कैसे वो सिस्टम जो था वो स्टार्ट हुआ या किस तरीके से चला। इन एंशिएंट इंडिया बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल वेज ऑफ एजुकेशन सिस्टम वाज एग्जिस्टेड, यानी जो अनौपचारिक और औपचारिक दोनों तरह की ही सिस्टम थे, दोनों ही तरीके मौजूद थे। तो घर, मंदिरों, पाठशालाओं, तो इंडिजिनस एजुकेशन वाज इम्पार्टेड एट होम, इन टेम्पल्स, पाठशाला, स्टॉल्स, चटुपादीज एंड गुरुकुल। सो देयर वर पीपल इन होम्स, विलेज एंड टेम्पल्स हु गाइडेड यंग चिल्ड्रन इन imbibing pious ways of life। तो जो पवित्र जो तरीका था, जो तरीकों से अपनाने के लिए निर्देशित करते थे किस तरीके से रहना है, या छोटे बच्चों को जीवन के जो तरीके थे उनको सिखाया जाता था, जिनको कि आज हम कहते हैं कि प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। तो टेम्पल जो थे वर आल्सो द सेंटर्स ऑफ लर्निंग एंड टुक इंटरेस्ट इन द प्रमोशन ऑफ नॉलेज।
जो टेम्पल्स थे वो लर्निंग के जगह थे, सेंटर्स थे, और जहाँ पे नॉलेज जो है वो वहां से ली जाती थी, प्रमोशन ऑफ नॉलेज ऑफ एंशियंट सिस्टम। तो स्टूडेंट वेंट टू विहाराज, यानी जो जहाँ पे विहाराज में जाते थे, यूनिवर्सिटी जहाँ पे हायर एजुकेशन, हायर नॉलेज उनको दी जाती थी। तो टीचिंग वाज लार्जली ओरल एंड स्टूडेंट्स रिमेम्बर्ड एंड मेडिटेटेड अपॉन व्हाट वाज टॉट इन द क्लास। तो उनको मेडिटेशन करके उनको याद करते थे वो कि हमने क्या चीजें, क्योंकि मोस्टली जो टीचिंग सिस्टम था वो ओरल था, तो इसलिए उनको याद करना पड़ता था कि हमने क्या चीजें क्लास में की। तो मोनास्ट्रीज जो थी, मैंने जो विहाराज जिनको कहते हैं हम, वर सेट अप फॉर द मॉन्क्स एंड नन्स टू मेडिटेट। तो इन लोगों के मेडिटेशन के लिए, मॉन्क्स के लिए, नन्स के लिए मोनास्ट्रीज बनाई गई थी, डिबेट एंड डिस्कस करने के लिए, या लर्न फ्रॉम देयर quest for knowledge during this period. So around these viharas, other educational center of a higher learning developed, to which attracted students from China, Korea, Tibet, Burma, Ceylon, और जो जावा था, नेपाल एंड अदर डिस्टेंट कंट्रीज से भी अट्रैक्ट किया इन्होंने स्टूडेंट्स को यहाँ पे आकर के पढ़ाई करने के लिए। तो जटका टेल्स जो थी, जो स्टोरीज थी, अकाउंट गिवन बाय जुआन ज़ैंग एंड आई क्विंग, यानी चाइनीज जो स्कॉलर थे, एज वेल एज अदर सोर्सेज टेल अस that kings and society took active interest in promoting education। किस तरीके से जो किंग ने और सोसाइटी ने जो है एक्टिव जो रोल निभाया एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए उस टाइम में। तो एज अ रिजल्ट मेनी फेमस एजुकेशनल सेंटर्स केम इनटू द एग्जिस्टेंस। बहुत सारे जो एजुकेशनल सेंटर्स थे एग्जिस्ट हुए, सामने आए। तो अमंग द मोस्ट नोटेबल यूनिवर्सिटी जो थी दैट इन्वॉल्व ड्यूरिंग दिस पीरियड वाज सिचुएटेड एट द तक्षशिला, नालंदा, बलाभी या विक्रमशिला, ओदांतापुरी एंड जगदाला जो है, ये इस तरह की यूनिवर्सिटी जो थी उस टाइम में फेमस थी। दीज यूनिवर्सिटी डेवलप इन कनेक्शन विद द विहाराज, जो मोनास्ट्रीज थी उनके कनेक्शन से ये यूनिवर्सिटीज जो थी वो आई। तो दोज एट बनारस, नवदीप एंड कांची डेवलप इन कनेक्शन विद टेम्पल्स एंड बिकेम सेंटर्स ऑफ कम्युनिटी लाइफ इन द प्लेसेस वेयर दे वर सिचुएटेड। तो जो ये यूनिवर्सिटी थी, इनके अंदर में जो सिस्टम था, वहां पे जो उन स्थानों पर सामुदायिक जीवन के केंद्र भी बने, तो वहां पे लोग कम्युनिटी लाइफ जो थी वो उसको भी स्पेंड किया करते थे। तो प्राचीन भारतीय जो शिक्षा थे उनके मूल सिद्धांत क्या क्या थे, इनको हम जानेंगे कि प्राचीन जो भारत के फंडामेंटल ऑफ एंशियंट इंडियन एजुकेशन जो था उसके मूल सिद्धांत क्या थे। तो एंशियंट इंडियन एजुकेशन हैड बीन इवॉल्व इन द स्ट्रिक्टली ऑन द फाउंडेशन ऑफ इंडियन एपिस्टोमोलॉजिकल एंड फिलोसफिकल ट्रेडिशन पे डिपेंड करती थी। यानी प्राचीन जो भारतीय शिक्षा जो विज्ञान और दार्शनिक परंपराओं की नींव पर सख्ती से विकसित हुई थी। यानी इट वाज इवॉल्व स्ट्रिक्टली ऑन द फाउंडेशन ऑफ इंडियन एपिस्टोमोलॉजिकल एंड फिलोसफिकल ट्रेडिशन। सो ए आइडिया ऑफ द ephemerality of life and the world, the concept of ultimate death and the futility of mundane or pleasures has provided them with a special angle of vision। यानी जो इसका जो निश्चित आदर्श और एक निश्चित मिशन जो था प्राचीन जो केंद्र का था, यानी जो जीवन और संस्कार की अभिरुचि का विचार और परम मृत्यु की अवधारणा या सांसारिक सुखों की निरर्थकता से ने उन्हें एक विशेष दृष्टिकोण प्रदान किया था। तो संपूर्ण जो शैक्षिक परंपरा थी इन चार सिद्धांतों से उत्पन्न हुई। तो इस प्रकार भारतीय जो शैक्षिक प्रणाली का विकास व्यक्ति और समाज की जरूरतों के संबंध में किया गया था। तो एंशियंट जो एजुकेशन सिस्टम था वाज डेवलप इन टर्म ऑफ नीड्स ऑफ द इंडिविजुअल एंड दैट ऑफ द सोसाइटी एंड देयरफॉर। तो जो समाज की जो जरूरतें थी उनको ध्यान में रखते हुए, उनके डेवलपमेंट को, उनके विकास को, उनकी जरूरतों को ध्यान में रख करके बनाया गया था। इट्स efforts scenes was natural and it had a definite ideal and a definite mission। तो उसका जो मिशन था, जो आइडियोलॉजी थी वो डेफिनेट थी, वो निश्चित थी, और मिशन भी उसका निश्चित था। तो एंशियंट एजुकेशन सेंटर situated amidst fauna or and flora and beauties of nature were the perennial and the inexhaustible फाउंटेन हेड्स ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो जो सभ्यता थी, प्राचीन जो शिक्षक केंद्र थे, प्रकृति और प्रकृति की जो सुंदरता के बीच स्थित किया गया था। तो भारतीय सभ्यता और संस्कृति के 12मासी अटूट फव्वारे थे, वहां पे फव्वारे थे ये। तो अब 4 वेद हैं, जैसे कि द 4 वेदास। तो वेदों को दुनिया के जो साहित्य के वेदास आर रिगार्डेड एज द ओल्डेस्ट
among the literatures of the world. तो वेदा को रिगार्ड किया गया एज द ओल्डेस्ट लिटरेचर ऑफ द वर्ल्ड, आर द ओरिजिनल सोर्स ऑफ द फिलॉसफी ऑफ लाइफ इन एंशिएंट इंडिया, यानी वेदों को दुनिया के साहित्य में सबसे पुराना माना जाता है। तो प्राचीन भारत में जीवन के दर्शन के मूल स्रोत हैं। तो इन वेदों के अध्ययन से व्यक्ति को न केवल जीवन के दर्शन बल्कि प्राचीन भारतीय संस्कृति के संपूर्ण ताने बाने का भी ज्ञान हो सकेगा। तो नतीजतन क्या हुआ कि भारत का संपूर्ण साहित्य और दर्शन, उपनिषद, स्मृतिकार, पुराण और सभी वेदों की श्रेष्ठता को स्वीकार करते हैं। तो consequently the entire literature and philosophy of India, the Upanishad, the Smritis and the Puranas acknowledge the superiority of Vedas. The Vedas occupy a very important place in the Indian life. The six basic of Indian culture lies in the Vedas, which are four in number: Rigved, Samved, Yajurved and Atharved। चार वेदास जो है वो डिफरेंट जो भारतीय संस्कृति के 6 आधार वेदों में से हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद में 4 हैं। तो गुरुकुल सिस्टम क्या था, पहले हम इसको देखेंगे। एजुकेशन सिस्टम में जो गुरुकुल सिस्टम था वो क्या चीज थी। तो एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया वाज मोर आइडेंटिफाइड विद द गुरुकुल सिस्टम। तो प्राचीन भारत में जो शिक्षा की पहचान जो हुई गुरुकुल प्रणाली से अधिक थी। तो दीज एंशिएंट हिंदू स्कूल्स इन इंडिया वर रेसिडेंशियल इन नेचर विद द शिक्षास एंड स्टूडेंट्स लिविंग इन द सेम जो हाउस विद द गुरु और द टीचर। तो जो एंशिएंट हिंदू जो स्कूल सिस्टम था ये रेसिडेंशियल सिस्टम था, जहां पे जो शिष्य थे या स्टूडेंट थे अपने गुरु और टीचर के साथ में ही सेम रूम जो था, सेम हाउस जो था उसको शेयर किया करते थे। स्टूडेंट लिव टुगेदर रिस्पेक्टिव ऑफ देयर सोशल स्टैंडिंग, यानी छात्र अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा के बावजूद जो है वो उनके साथ रहते थे। यानी अगर कोई राजा का बेटा है या किंग है या राजसी घराने से है तो वो सब चीजों को छोड़ के आके उनके साथ वो अपने गुरु के साथ उसी हाउस में रहा करते थे। उस सिस्टम को गुरुकुल कहा गया। तो करिकुलम ऑफ वैदिक एजुकेशन मेथड्स एंड की एस्पेक्ट ऑफ वैदिक एरा क्या थे। तो उस टाइम के जो करिकुलम थे यानी वैदिक युग के जो वैदिक शिक्षा के तरीके और उनके प्रमुख पहलू क्या रहे हुए। तो वैदिक नॉलेज वाज इम्पार्टेड बाय गुरु और द टीचर टू द पीपल थ्रू रेगुलेटेड एंड प्रेस्क्राइब pronunciation with which the people would commit to memory having listened to it alternatively। जैसा मैंने कहा पहले ही कि जो शिक्षा का जो सिस्टम था वो मौखिक रूप से ज्यादा था, यानी ओरल ज्यादा हुआ करता था। तो वैदिक ज्ञान जो था गुरु या शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को विनियमित और निर्धारित उच्चारण के माध्यम से दिया जाता था, यानी रेगुलेटेड एंड प्रेस्क्राइब जो प्रोनाउंसिएशन के माध्यम से उनको दिया जाता था। जो शिष्य जो थे उसको स्मृति करते थे, यानी उनको याद करने के लिए प्रतिबद्ध होना पड़ता था और वैकल्पिक रूप से इसे सुनते थे। तो 2 methods of teaching were being practiced during the Vedic system, that was the first method was oral and second was the based on the चिंतन, is that thinking। यानी 2 जो मेथड्स थे वो उस टाइम प्रैक्टिस में थे यानी प्रचलित थे। पहला तरीका था ओरल यानी मौखिक का और दूसरा था चिंतन यानी सोच पर आधारित होता था, यानी थिंकिंग के ऊपर। तो आज भी हम जैसे कहते हैं कि हमारी जो एजुकेशन है, जो बेस्ट एजुकेशन जो है वो क्रिटिकल थिंकिंग पे होनी चाहिए, यानी जो स्टूडेंट के अंदर आप इतनी समझ पैदा करें, इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ताकि उसकी खुद की अपनी थिंकिंग जो है उसको जगाया जा सके। तो चिंतन और थिंकिंग जो है 2 तरीके का, ओरल एंड द सेकंड वाज चिंतन। तो 2 तरीके के जो मेथड थे वो यूज हुए उस समय में। तो एडमिशन वाज मेड बाय द फॉर्मल सेरेमनी उपनयना और इनिशिएशन बाय विच द पीपल लेफ्ट द होम ऑफ हिज नेचुरल पेरेंट्स फॉर दैट ऑफ द प्रीसेप्टर। तो जो सिस्टम था प्रवेश का यानी एडमिशन का वो औपचारिक समारोह के द्वारा एक फॉर्मल जो सेरेमनी होती थी उसको उपनयन या दीक्षा द्वारा जो है वो किया जाता था, जिसके द्वारा शिष्य अपने प्राकृतिक माता पिता यानी अपने पेरेंट्स को छोड़ करके उनके घर के लिए उपदेशक को छोड़ देता है। तो ब्रह्मचर्य और डिसिप्लिन ऑफ ब्रह्मचर्य और कैलिबेसी वाज कंपलसरी, यानी ब्रह्मचर्य का जो अनुशासन था वो अनिवार्य था।
though a married youth was entitled to get education, yet he was denied the right of being the residential people. तो जो एक विवाहित युवक था, शिक्षा पाने का हकदार था, फिर भी उसे आवासीय शिक्षक होने के अधिकार से वंचित रखा गया था। तो जो सिस्टम था वो ब्रह्मचर्य का था, यानी आप मैरिड नहीं हो सकते, लेकिन मैरिड शिष्य भी एजुकेशन ले सकता था, बट ही वॉज डिनाइड टू राइट ऑफ बीइंग द रेसिडेंशियल पीपल, लेकिन वो वहां रुक करके गुरुकुल में शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकता था। तो ब्रॉडली देयर एग्जिस्टेड, जो टर्म था उनका, इट वॉज sorry. So broadly there existed three types of institution, namely gurukuls या परिषद, academics and semblance यानी conferences in that age। तो जो एग्जिस्टिव टाइप जो एजुकेशन थी वैदिक युग में, मोटे तौर पर उस युग में 3 प्रकार के संस्थान हुआ करते थे। गुरुकुल, परिषद यानी एकेडमी, और या सम्मेलन इसमें अस्तित्व था। तो निर्देशों के लिए, यानी जो डिफरेंट द एकेडमिक्स फॉर द मेन फोकस फॉर बिसाइड दीज रेगुलर स्कूल्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस देयर वर स्पेशल इंस्टीट्यूशन फॉर द प्रमोशन ऑफ एडवांस स्टडी ऑफ रिसर्च। यानी जो निर्देशों के इन नियमित स्कूल के अलावा अग्रिम अध्ययन के लिए, यानी रिसर्च के लिए, अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए विशेष संस्थान थे। तो इसमें से ऋग्वेद में ब्राह्मण संघ कहा जाता है, और दिस इज कॉल्ड, दीज आर कॉल्ड इन द ऋग्वेद एज ब्राह्मण संघ, एंड दीज एकेडमिक्स वर कॉल्ड परिषद। देयर इज अ रेफरेंस टू द पंचशाला परिषद इन द उपनिषद, इन हुज प्रोसीडिंग्स फॉर इवन किंग पार्टिसिपेटेड। तो इन शिक्षाविदों को परिषद कहा जाता था, जिसमें उपनिषदों में पंचशाला परिषद का उल्लेख है, जिसकी कार्यवाही में राजाओं ने भी हिस्सा लिया था उस टाइम में। तो these academics were the main forum where students belonging to the higher order of learning gathered and quenched with the insatiable thirst of knowledge through discussions and discourses। यानी वैदिक काल के दौरान ये जो एकेडमी थे मुख्य मंच थे, जहां सीखने के उच्च क्रम में संबंधित छात्रों ने चर्चा, प्रवचन माध्यम से ज्ञान के लिए अपनी अतिरिक्त जो प्यास थी उनकी बुझाई, यानी ज्ञान को सीखा, एक चाहत थी उनके अंदर। तो ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड वन कुड choose a particular profession as he liked, and accordingly his varna was determined। तो but during the later Vedic period varna came to the determined by birth, and consequently the whole society was divided into 4 varna, जो कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। तो वैदिक काल में दौरान कोई विशेष पेशा जो है आदमी चुन सकता था, क्योंकि वो जिसको वो लाइक करता था, पसंद करता था, और उसी के अनुसार उसका वर्ण जो था वो निर्धारित किया होता था। लेकिन बाद में वैदिक काल में वर्ण का निर्धारण जन्म से हुआ, और यानी कि जो जन्म से जहां पे पैदा हुआ वो उसी वर्ण का माना जाता था। तो पूरा समाज जो था वो 4 वर्णों में विभाजित था, यानी ब्राह्मण में, क्षत्रिय में, वैश्य में और शूद्र में। तो एजुकेशन इन सूत्रास एंड एपिक्स में, यानी जो महाकाव्यों में, और जो सिस्टम है शिक्षा का वो क्या है एपिक्स में और महाकाव्यों के अंदर। तो पीरियड ऑफ वैदिक लिटरेचर वाज फॉलोड बाय दैट ऑफ सूत्रा लिटरेचर, यानी जो वैदिक साहित्य जो इतिहास था, यानी सूत्र साहित्य का था, ये 600 ईसा पूर्व और 200 ईसा पूर्व जो है के बीच आता है। तो इट फॉल्स बिटवीन द 600 BC and 200 BC। द ग्रोथ ऑफ वैदिक लिटरेचर हैड बिकम सो वास्ट एंड डिफ्यूज दैट द नीड वाज स्ट्रांगली फेल्ट टू इवॉल्व सम प्रैक्टिसेबल मेथड एज मे एपिटोमाइज और कन्वेंशनली ऑफ द ह्यूज मास ऑफ द वैदिक लिटरेचर। तो वैदिक जो साहित्य का काल है सूत्र साहित्य का था, यहाँ 600 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व के बीच आता है। तो वैदिक साहित्य का जो विकास है इतना विशाल और इतना फैला हुआ था कि आवश्यकता जो थी कुछ जो जोरदार तरीके से विकसित करने के लिए महसूस की गई कि इसको हम बहुत वास्ट और तरीके से इसको विकसित किया जाए। तो क्योंकि ये आसानी से वैदिक साहित्य के विशाल द्रव्यमान का प्रतीक बन सकता था। तो इन दिस एज द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ एजुकेशन वर मैनिफेस्टेड मेनली इन द फॉर्म ऑफ धर्म सूत्रास के अनुसार ही जो है जो रूल्स एंड रेगुलेशन एजुकेशन के थे वो बनाए जाते थे। तो दीज धर्म सूत्रास एम्बॉडीड द प्रिंसिपल ऑफ सोशल कंडक्ट एंड कोड ऑफ ड्यूटीज फॉर द टीचर
टीचर्स एंड स्टूडेंट। तो ये जो धर्म के सूत्र होते थे वो सामाजिक आचरण के सिद्धांतों को शिक्षकों और छात्रों के लिए कर्तव्यों की एक संहिता के मूर्त के रूप में जो है तैयार करते थे। एक कोड ऑफ कंडक्ट जो था, एक सोशल कंडक्ट जो था टीचर्स और स्टूडेंट्स के लिए वो तैयार होता था। तो एंटायर सूत्र लिटरेचर जो था कंसिस्ट ऑफ मेनली 6 डिवीजन नोन एज वेदांगा। तो जो वेदांग के नाम से जो 6 लिटरेचर विभाग उनके बनाए गए, तो विभिन्न विषयों में जैसे शिक्षा, छांदस, व्याकरण, कल्पा एंड ज्योतिषा was indispensable in for the sake of comprehending the Vedas। तो जो व्याकरण, कल्प और ज्योतिष का पूर्व जो ज्ञान था वेदों को समझने के लिए अपरिहार्य था। तो वन स्पेशल फीचर ऑफ एजुकेशन ऑफ दिस पीरियड इज स्पेशलाइजेशन ऑफ स्टूडेंट इन डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ लर्निंग। तो इस अवधि में जो शिक्षा की एक विशेषता जो थी वो सीखने की विभिन्न शाखाओं में छात्रों की विशेषज्ञता, यानी डिफरेंट ब्रांचेस में स्पेशलाइज होना छात्रों का ये विशेषता थी शिक्षा की। तो एजुकेशनल जो सिस्टम रहा है ड्यूरिंग द सूत्रा पीरियड वाज आइडेंटिकल विद दैट ऑफ उपनिषद पीरियड। तो ये सूत्र काल के दौरान जो शैक्षिक प्रणाली रही उपनिषद काल के समान थी। तो ऑल द करेंट अनरिटन रेगुलेशन, सोशल रिलीजियस ट्रेडिशन एंड लॉन्ग स्टैंडिंग कन्वेंशन वाज देयर। तो जितने भी जो धार्मिक जो रूल्स थे, जो रेगुलेशन थे, यानी जो इस तरह के जो दर्शन की 6 प्रणालियां विकसित हुई उस दौरान में जो थी। तो एजुकेशनल जो सिस्टम रहा है सूत्र की अवधि में इसकी प्रगति की समाप्त हुई, यानी जो सूत्र काल के दौरान शैक्षिक जो प्रणाली रही है वो उपनिषद काल के समान थी। तो सभी मौजूदा जो अलिखित नियम, सामाजिक और धार्मिक परंपराएं, लंबे समय से चली आ रही परंपराएं सूत्र में सुव्यवस्थित और व्यवस्थित क्रम में संकलित की गई थी। तो ये नवनिर्मित साहित्य जो था छात्रों के लिए अध्ययन का उचित पाठ्यक्रम बन गया था। तो एजुकेशनल सिस्टम ड्यूरिंग द सूत्रा पीरियड वाज आइडेंटिकल विद दैट ऑफ उपनिषद पीरियड एंड ऑल द करंट अनरिटन जो रेगुलेशन थे, रूल्स थे या सोशल एंड रिलीजियस जो ट्रेडिशंस थे एंड लॉन्ग स्टैंडिंग जो कन्वेंशंस थे हैड बीन कंपाइल्ड इन द सूत्रास इन अ वेल अरेंज्ड एंड सिस्टमैटिक ऑर्डर में उनको कंपाइल किया गया था। तो दिस न्यूली क्रिएटेड लिटरेचर बिकेम द प्रॉपर कोर्स ऑफ स्टडी ऑफ द। तो इसको कंपाइल करके एक प्रॉपर स्टडी ऑफ कोर्स जो था, कोर्स ऑफ स्टडी जो था वो स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया था। तो द पीरियड ऑफ द सूत्रास विटनेस द कंजम्पशन ऑफ द consummation of its progress and it is in this period the current of philosophical thought flowed out chiefly in the 6 different channels। तो सूत्र की जो अवधि थी इस प्रगति की समाप्ति देखी गई। तो इस अवधि में दार्शनिक विचार का प्रवाह मुख्य रूप से 6 अलग अलग जो फिलोसफिकल थॉट जो थी उसका जो प्रवाह हुआ 6 अलग अलग चैनलों से प्रवाहित होता रहा है। तो इन दिस वे डेवलप्ड 6 सिस्टम ऑफ फिलोसफी विद द समखा ऑफ कपिल, यानी जो विकसित हुई द कपिला का योग, पतंजलि का योग, गौतम का न्याय, क्रांत और 20 वैशिका, जैमिनी का पूरा मीमांसा, उत्तरा मीमांसा या बदायत वेदांत के रूप में जो है ये सामने आए, यानी न्याय गौतमा, 20 वैशिका ऑफ कनाडा एंड कर्मा ऑफ पूर्व मीमांसा, जैमिनी एंड उत्तरा मीमांसा, वेदांता ऑफ बदारायना। तो रामायणा एंड महाभारत was the main epics of ancient India के main epics रहे हैं। These epics give us glimpses into a creed of militarism of that age। तो रामायण और जो महाभारत जो है प्राचीन युग के मुख्य महाकाव्य रहे हैं। ये महाकाव्य जो है हमें उस युग के जो सैन्यवाद के पंथ की झलक देते हैं। तो छात्रों ने स्टूडेंट्स अप्रोच द लर्न एंड द सोल ऑफ द एक्विजिशन ऑफ नॉलेज। जो छात्रों ने पेरेंट्स टू encourage it and send their boys to institution when their numbers began to increase and institution form and which these students began to grow gradually। तो पेरेंट्स ने खुद encourage किया अपने बच्चों को आगे बढ़ के एजुकेशन लेने के लिए इन इंस्टीट्यूशंस में। तो with the lapse of time these institutions turned into a university and were maintained with the gift of public एंड द स्टेट। तो जिस धीरे धीरे जो समय की कमी के साथ साथ जो संस्थान थे वो विश्वविद्यालयों में चेंज होते चले गए और जनता और राज के उपहार के साथ इनको गिफ्ट ऑफ पब्लिक्स की तरह से इनको मेंटेन किया गया। तो इन दिस वे मैनी इंस्टीट्यूशन वर फॉर्म इन तक्षशिला, उज्जैन में, नालंदा में, बनारस में, बल्लवी में, अजंता में, मदुरा में,
विक्रमशिला में वर वेरी फेमस। तो तक्षशिला वॉज द फेमस फॉर द मेडिसिन एंड उज्जैन फॉर द एस्ट्रोनॉमी के लिए या दार्शनिक शास्त्र के लिए जो है वो खगोल विज्ञान के लिए प्रसिद्ध हुआ। एस्ट्रोनॉमी के लिए उज्जैन और मेडिसिन के एजुकेशन के लिए तक्षशिला फेमस था। तो एजुकेशन इन बुद्धिस्ट एरा जो एजुकेशन सिस्टम था वो क्या था? इन द वैदिक एज द स्टूडेंट वाज गिवन एजुकेशन अप टू 25 years ऑफ एज एंड आफ्टर दैट ही वाज परमिटेड टू गो होम एंड लीड द लाइफ। तो 25 साल तक स्टूडेंट्स को जो है एजुकेशन दी जाती थी, उसके बाद उनको घर भेज दिया जाता था ताकि वो अपनी लाइफ को जी सके। तो इन द बुद्धिस्ट सिस्टम आफ्टर हैविंग रिसीव एजुकेशन द स्टूडेंट नेवर केम बैक टू हिज पेरेंट्स प्लेस फॉर लीडिंग द लाइफ ऑफ हाउस होल्डर। लेकिन बुद्धिस्ट जो सिस्टम था उसमें सिस्टम जो एजुकेशन लेने के बाद कभी भी स्टूडेंट अपने घर वापस लौट के एक नॉर्मल जो लाइफ होती है उसको नहीं जी सकता। तो ही रिमेन्ड अ मॉन्क फॉर गुड एंड कट ऑफ हिज वर्ल्डली रिलेशनशिप फॉर एवर। तो उसको अपनी दुनियावी जो रिश्ते हैं उनको छोड़ करके मॉन्क बन करके आगे बढ़ना पड़ता है। तो चीफ एम ऑफ द एजुकेशन वॉज टू अटेन साल्वेशन। जो मोक्ष की प्राप्ति जो थी वो चीफ एम था, एजुकेशन था। बौद्धिक जो एजुकेशन थी उनका उद्देश्य जो था वो मोक्ष को प्राप्त करना था। तो स्टूडेंट्स जो थे स्टडी ऑफ रिलीजियस बुक वाज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो सुतांता, विनाया एंड धमामा वाज द जो वर द मेन सब्जेक्ट प्रिस्क्राइब बाय द फॉर द स्टडी। तो ये जो मेन सब्जेक्ट थे इनको प्रेस्क्राइब किया गया था इस स्टडी के लिए इन बुद्धिस्ट एरा में। तो मेन सब्जेक्ट प्रेस्क्राइब फॉर द स्टडी बिसाइड दीज स्पिनिंग, वेविंग, प्रिंटिंग ऑफ द बोथ, स्केचिंग, मेडिसिन, सर्जरी एंड क्वाइनेज वर द अदर सब्जेक्ट ऑफ बुद्धिस्ट एजुकेशन के जो अदर सब्जेक्ट्स थे वो थे स्पिनिंग थी, वेविंग थी, ये सारे जो सब क्लोथ स्केचिंग थी या मेडिसिन सर्जरी थी, क्वाइनेज थे, वो द अदर सब्जेक्ट्स ऑफ बुद्धिस्ट एजुकेशन। तो मेन एम ऑफ एजुकेशन इन बुद्धिस्ट जो उनकी एजुकेशन का जो मेन एम था, जो ऑब्जेक्टिव था, वाज द प्योरिटी ऑफ कैरेक्टर, यानी जो पवित्रता प्रदान करना। जो मेन एम था, जो मेन एम वाज द बुद्धिस्ट एजुकेशन वाज द प्योरिटी ऑफ द कैरेक्टर। So therefore, like Vedic educational system, they also emphasize much on the practice and training of pure characters and instead of psychological development of the स्टूडेंट। तो प्योर कैरेक्टर के लिए वो एजुकेशन दी जाती थी ताकि वो पवित्र हो सके और उनकी जो आत्मा तक जो है वो बिल्कुल साफ मन से हो। तो मनोवैज्ञानिक विकास के बजाय शुद्ध चरित्र के अभ्यास और प्रशिक्षण पर अधिक जोर दिया जाता था। तो ऑल्सो द मेन एम वॉज द प्रोपोगेट बुद्धिज्म। सम आचार्य वर इम्पोर्टेंस टू टूर फॉर educating and the students. After the completion of education, the students were encouraged to gain the practical and real form of the theoretical knowledge gained by them undertaking top trips. तो their knowledge became solid and evident. तो मुख्य उद्देश्य जो था बौद्ध धर्म का प्रचार करना था। तो कुछ आचार्यों ने छात्रों को शिक्षित करने के लिए जो ट्रैवलिंग थी उसको महत्व दिया। तो शिक्षा के जो पूरा होने के बाद छात्रों को लंबी यात्राओं के लिए उनके द्वारा प्राप्त सैद्धांतिक जो ज्ञान थे उसको बांटने के लिए, व्यवहारिक और वास्तविक रूप से प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। तो इस प्रकार उनका ज्ञान ठोस और स्पष्ट हो जाए ताकि उसको जब प्रैक्टिकली करेंगे तो वो स्पष्ट और ठोस हो जाएगा। तो on the beginning of प्रतिपदा and close पूर्णिमा of each month, यानी हर महीने की जो पूर्णिमा को और at the beginning of that time, तो प्रत्येक महीने की शुरुआत में यानी प्रतिपदा में और करीब पूर्णिमा को लोग एक साथ इकट्ठा होते थे। तो पीपल वर So they were encouraged to gain the practical and real form of the theoretical knowledge gained by the undertaking long trips. So on the beginning of the Pratipada and the close yani Purnima ko each month learned people used to assemble together, and this type of assembling together was a very important part of the Buddhist education. तो एक साथ इकट्ठा होना तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था बुद्धिस्ट एजुकेशन का। तो इन द हायर एजुकेशन रिलीजन, फिलॉसफी, मिलिट्री साइंस, मेडिसिन एंड अदर डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स वर टॉट। तो हायर एजुकेशन सिस्टम में जो बुद्धिस्ट एरा में जो पढ़ाए गए थे वो था फिलॉसफी, मिलिट्री साइंस, मेडिसिन एंड अदर डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स वर टॉट। सो वेदा वर आल्सो स्टडीज एंड रिक्वायरिंग कंपैरेटिव जो स्टडी थी, नॉलेज थी, उसको देने के लिए वेदा दिया गया था। तो नेवरदीलेस द अथर्ववेदा वाज नॉट इंक्लूडेड इन द करिकुलम अप टू द जटका पीरियड। तो जटका पीरियड तक जो अथर्ववेद था उसको इंक्लूड नहीं किया गया था एजुकेशन सिस्टम के अंदर।
तो मैनी जो मोनास्ट्रीज थी, विहारास थे, वर सेट अप फॉर मॉन्क्स एंड नन्स टू मेडिटेट, उनके मेडिकेशन के लिए, उनके रहने के लिए, भिक्षुओं के लिए बनाया गया था, उनके डिबेट के लिए, उनके डिस्कशन की जगह थी विद द लर्नेड फॉर देयर क्वेस्ट फॉर नॉलेज ड्यूरिंग दिस पीरियड. सो अराउंड दीज विहारास other educational centers of higher learning developed with the attracted monastery of a place where monks line and worship. So student from China, तो बाहर से जो foreigners भी आए, कोरिया, तिब्बत, बर्मा, सिलोन और जावा, नेपाल एंड अदर डिस्टेंट कंट्रीज से भी यहाँ पे सीखने के लिए स्टूडेंट्स आए. तो बुद्धिस्ट जो पीरियड था, देयर वर मेनी such centers for foreign students used to come for higher education, and among such centers Takshila was notable. It might be called the spiritual capital of India of the time. तो तक्षशिला जो था, it was also known of the spiritual जो capital के नाम से भी जाना गया इसको. It was ये नोट करने के लिए है कि तक्षशिला जो था वो स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से भी इसको जाना गया. अब मेन एजुकेशनल सेंटर जो थे इंडिया के वो क्या क्या रहे हैं. तो द स्टडी ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन वैदिक पीरियड वाज ब्राह्मणिकल एजुकेशनल सिस्टम. मेक्स इट क्लियर दैट इन दोज डेज द रेसिडेंस ऑफ टीचर्स यानी गुरुज वर द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का गुरुकुल, जिसको कि गुरुकुल कहा गया. जो वैदिक पीरियड एंड ब्राह्मणिकल एजुकेशन जो सिस्टम था, उसके अंदर जो रहने के लिए बच्चों के और गुरु के लिए और जो जगह थी जहां पे शिष्य और गुरु एक साथ रहा करते थे, उसको गुरुकुल कहा गया. तो इन दोज डेज सम मोनास्ट्रीज एंड ह्यूज सेक्रेट प्लेसेस हैड बीन एस्टैब्लिश्ड. इट इज सेड दैट द learned persons from different places used to assemble there and debate 35 and discussion took place. So जो बहुत सारे जो मोनास्ट्रीज जो बनाई गई उनके उस काल में, तो वहां पे ये ऐसा माना गया कि जो बहुत सारी जो लर्नेड जो पर्सन थे फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस से वहां पे कलेक्ट होते थे, तो उनसे प्रेरित होकर के तो उनको इन मठों में विशाल पवित्र स्थान स्थापित किए गए थे, ताकि वहां पे विभिन्न स्थानों के जो विद्वान है व्यक्ति वहां इकट्ठा होते और 35 जो बहस करते थे, अपनी चर्चाएं जो करते थे, जो डिबेट्स होती थी उनकी, वो जो चर्चा का विषय जो था वहां पे ही वहां वो डिबेट्स और जो डिस्कशंस जो है वो वहां पे किया करते थे. तो इंस्पायर्ड बाय द बुद्धिस्ट सिस्टम इन हिंदू टेम्पल्स एंड मोनास्ट्रीज टू द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वर स्टार्टेड. तो बहुत प्रणाली से प्रेरित होकर के हिंदू मंदिरों और मठों में भी शैक्षणिक संस्थानों को शुरू किया गया था. तो लॉर्ड बुद्धा वाज द पर्सन हु हैड रियलाइज्ड द नेसेसिटी ऑफ एजुकेशन फॉर डिवोटीज एट लार्ज एंड सो ही एस्टैब्लिश्ड द मोनास्ट्रीज एंड विहार्स where education was also imparted. तो जो लॉर्ड बुद्धा थे वो जिन्होंने बड़े पैमाने पर भक्तों के लिए शिक्षा की आवश्यकता का जो उन्हें एहसास हुआ और इसीलिए उन्होंने मठों और विहारों की स्थापना की थी, जहां शिक्षा भी प्रदान की गई. तो बाद में इन मठों को शिक्षा के पूर्ण केंद्रों में बदल दिया गया. यूनिवर्सिटीज बन गई जहां पे भिक्षु भिक्षुणी और आम लोगों को भी शिक्षा प्राप्त करने का मौका दिया गया था. इसके अलावा विदेशी भी बौद्ध धर्म का अध्ययन करने के लिए यहाँ पे आने लगे थे. तो जो मोनास्ट्रीज वर टर्न इनटू फुल फ्लैज सेंटर्स ऑफ एजुकेशन, यानी यूनिवर्सिटीज बन गई बाद में. तो वेयर भिक्षुस थे, जो भिक्षुनीज एंड इवन कॉमन पीपल वर गिवन चांस टू acquire education, and beside the foreigners also came here to study the Buddhist religion. तो ये हम देख पा रहे हैं तक्षशिला है जो कि केंद्र रहा है, बाद में यूनिवर्सिटी भी हो गई. तो इन एंशिएंट एरा तक्षशिला वाज नोटेड सेंटर ऑफ लर्निंग इंक्लूडिंग रिलीजियस टीचिंग ऑफ बुद्धिज्म की टीचिंग के लिए तक्षशिला फेमस माना जाता है. तो रिलीजियस टीचिंग ऑफ बुद्धिज्म, for several centuries it continued to attract students from around the world until the 5th century CE. So being situated at the distance of 20 miles of the west Rawalpindi, 20 miles in the west Rawalpindi में situated है. तक्षशिला was the capital of Gandhar kingdom. कहाँ की वो है? तक्षशिला is a capital of Gandhar kingdom. According to Valmiki Ramayana, Prince 36 Bharat founded this city and appointed his son Taksha as the ruler of territory. तो उन्होंने अपने सन वाल्मीकि ने जो रामायण में जो वर्णन किया उसके अकॉर्डिंगली तक्ष was the ruler of that territory. So Takshila was the ancient Indian city which is now in northwestern Pakistan, and it is an important archaeological site, and the UNESCO declared it to be a World Heritage Site in 1980 में. इसको जो तक्षशिला को यूनेस्को ने जो है डिक्लेयर कर दिया है वर्ल्ड की हेरिटेज साइट के, उससे डिक्लेयर कर दिया है.
तो इट्स फेम रेस्टेड ऑन द यूनिवर्सिटी वेयर चाणक्य इज सेड टू हैव कंपोज हिज अर्थशास्त्र को चाणक्य ने जो है यहाँ पे ऑन द यूनिवर्सिटी वेयर चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र को यहाँ पे कंपोज किया। आर्कियोलॉजिस्ट अलेक्जेंडर ने कनिंगम डिस्कवर इट्स रूइंस द मिड 19th सेंचुरी। ये पॉइंट्स याद करने के हैं। तो ये जो सिस्टम था यहाँ पे प्राचीन भारतीय शहर भी था जो उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान में है अब, और इट इज एन इम्पॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट एंड द यूनेस्को डिक्लेयर इट टू द वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया इन 1980। तो इसको यूनेस्को ने डिक्लेयर कर दिया। तो इस प्रसिद्ध जो विश्वविद्यालय पर टिकी हुई थी, जहां कहा जाता है कि चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र की रचना की थी, और पुरातत्वविद अलेक्जेंडर कनिंघम ने 19वीं शताब्दी के मध्य इसके खंडहरों की जो थी रूइंस की जो है खोज जो है 19th सेंचुरी में यहाँ पे किया था। इट वॉज अर्ली बुद्धिस्ट सेंटर्स ऑफ लर्निंग। वेल नोन ग्रेजुएट्स ऑफ हिज दिस यूनिवर्सिटी इंक्लूड चाणक्य, पाणिनि, चरका, विष्णु शर्मा, जीविका, और दिस इज वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी। ये इसको वर्ल्ड की ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है, तक्षशिला को। यहाँ से चाणक्य ने, विष्णु शर्मा ने, जीविका ने, पाणिनि ने, इन लोगों ने यहाँ से एजुकेशन ली थी। अब आते हैं हम लोग जो सेकंड पे आती है, वह थी नालंदा यूनिवर्सिटी। तो नालंदा यूनिवर्सिटी इट इज द प्रोविंस ऑफ बिहार सिचुएटेड एट द डिस्टेंस ऑफ 40 miles साउथ वेस्ट ऑफ मॉडर्न पटना एंड 7 miles north of Rajgirh. तो नालंदा was a famous cultural and educational center of northern India. तो नालंदा was ancient center for higher learning in Bihar from 427 BC to 1197 CE. The university was established in 5th century CE. तो नालंदा यूनिवर्सिटी जो है वो बहुत पुरानी है। तो ये ईसापुर से 427 ईसापुर से 1127 ईस्वी तक बिहार में उच्च शिक्षा का एक प्राचीन केंद्र था। विश्वविद्यालय की स्थापना 5 शताब्दी ईसापुर जो है वो हुई। तो ये बौद्ध अध्ययनों के लिए समर्पित था, लेकिन इसमें ललित कला, चिकित्सा, गणित, खगोल विज्ञान, राजनीति और युद्ध की कला भी सिखाई जाती थी। नालंदा का महत्व इसकी बौद्ध जड़ों से सीखने के केंद्र के रूप में जाना जाता है। तो इट वॉज डेडिकेटेड टू बुद्धिस्ट स्टडीज, बट इट ऑल्सो टॉट फाइन आर्ट्स, मेडिसिन, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, पॉलिटिक्स एंड द आर्ट ऑफ वॉर। तो नालंदा जो इंपॉर्टेंस है कम फ्रॉम द बुद्धिस्ट रूट्स एज ए सेंटर ऑफ लर्निंग। तो नालंदा रीच इट्स जेनिथ इन द प्रोग्रेस एट द हैंड ऑफ द किंग्स गुप्त डायनेस्टी से है, कुमार गुप्ता, and built a monastery there, a big and strong enclosing wall having only one gateway mark of the entire university area. तो गुप्त वंश के राजाओं के हाथों नालंदा अपनी जो प्रोग्रेस थी उसकी ओर बढ़ गया। तो कुमार गुप्त जो थे प्रथम, उसने वहां एक मठ बनवाया। तो पूरे विश्वविद्यालय क्षेत्र में केवल एक प्रवेश द्वार के साथ एक बड़ी और मजबूत संलग्न जो है जुड़ी हुई जो है वो दीवार है वहां पे। तो सेंटर हैड ए 9 स्टोरी लाइब्रेरी। तो इस सेंटर में 9 स्टोरी लाइब्रेरी है, डॉर्मिटरीज फॉर स्टूडेंट्स एंड हाउसिंग 10,000 स्टूडेंट इन द एंड प्रोवाइडिंग एकोमोडेशन ऑफ 2,000 प्रोफेसर्स। तो हुआंग जो थे और sang the famous pilgrims from China studies and taught for 5 years and 7th century CE. तो जो छात्र थे चीन के प्रसिद्ध जो तीर्थयात्री थे हुआन त्सांग ने जो है 7वीं शताब्दी में 5 वर्षों तक अध्ययन और अध्यापन यहाँ पे किया था। तो कौन कौन से इनके नाम याद कर लिए, मैंने हाईलाइट कर दिया इनको। तो ये है हुआंग और त्सांग। तो admittance जो examination in Nalanda was not easy, and according to Huan Tsang only about 20% of the students succeeded in this examination. The minimum age limit was 20 years for admission into the university, and education जो board है lodging were provided to the student free of cost by the university. तो education boards were
जो लॉजिंग थी वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराती थी, लेकिन यहाँ पे एडमिशन पाना इतना आसान नहीं था। तो फॉर अराउंड 700 years between the 5th and 12th century, Nalanda was a center of Buddhist studies in the ancient world, and it is said that a great fire wiped out the library of over 9 million manuscripts and at the beginning of the 12th century। तो जो यहाँ पे नालंदा में प्रवेश जो था वो आसान नहीं था। तो 700 वर्षों के शानदार जो करियर के बाद भारतीय दर्शन, कला और सभ्यता का अनूठा प्रतीक नालंदा 12वीं शताब्दी के अंत में बख्तियार खिलजी नाम के मोहम्मदी विजेता ने का शिकार बना। आग और निर्दोष भिक्षुओं और छात्रों को बेरहमी से वहां पे नरसंहार कर दिया गया था। नालंदा इट वाज अ सिंबल ऑफ इंडियन फिलॉसफी, आर्ट्स एंड सिविलाइजेशन आफ्टर अ ग्लोरियस कैरियर ऑफ 700 years। तो historian writers, the University of Nalanda was educational center for international moral comparable in the universalism, and it is thought the wide range of its studies the international character of community, and to the greatest university of modern time like Oxford, Cambridge and Paris and Harvard। तो historian जो है उन्होंने इसके बारे में लिखा है कि जो नालंदा जो विश्वविद्यालय है अपने विचारों की सार्वभौमिकता, अपने अध्ययनों की व्यापक श्रेणी और अपने समुदाय के अंतर्राष्ट्रीय चरित्र जैसे ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, पेरिस जैसे आधुनिक समय के अंतर्राष्ट्रीय चरित्रों के साथ तुलनात्मक रूप से अंतर्राष्ट्रीय नैतिक शिक्षा का केंद्र था। और हार्वर्ड जैसे तो वल्लभी जो था वो तीसरी यूनिवर्सिटी, अनदर इंपॉर्टेंट एजुकेशन सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट पीरियड वाज वल्लभी। तो कैपिटल सीट्स ऑफ द मैत्राका किंग्स between 475 and 775 AD, it can aptly be regarded as the rival of Nalanda in fame and education importance। तो another जो बौद्ध काल का एक अन्य महत्वपूर्ण शिक्षा केंद्र जो था वो वल्लभी था। 475 और 775 ईस्वी के बीच मैत्रक राजाओं की राजधानी थी। इसे उपयुक्त और शैक्षिक महत्व से नालंदा का जो है कॉम्पिटिटर माना जा सकता था। तो हुएंगसांग आई टिनिंग और ने भी भारत के पश्चिमी भाग में वल्लभी को नालंदा के रूप में गौरवशाली पाया था, और भारत के हर हिस्से से छात्र जो है शिक्षा के लिए वहां पे आते थे। तो जो आई सिंह और या हुएंगसांग जो थे हैड फाउंड वल्लभी इन द वेस्टर्न साइड ऑफ इंडिया as glorious as Nalanda, and students from every part of India would flock there for the education। So this university were known for the training in secular subject, had students for all over the owning of the high quality of education, and graduate of this university were generally offered high post। तो यहाँ से जो भी स्टूडेंट जो थे ग्रेजुएटेड होते थे उनको हाई पोस्ट जो थी वो ऑफर की जाती थी। अब आते हैं विक्रमशिला। 4th नंबर पे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आता है वो है विक्रमशिला। तो विहारा ऑफ विक्रमशिला वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द फेमस एम्परर धर्मपाल ऑफ पाल डायनेस्टी के जो फेमस एम्परर थे धर्मपाल ने इसको एस्टैब्लिश किया था इन 8th century in northern Magad at beautiful hill of the bank of the river of Ganga में। तो विक्रमशिला 108 scholars were appointed at the in charge and acharyas of the various temples। तो 6 additional pandits were also appointed for the general management। In all there were 144 permanent scholars in the university। तो विक्रमशिला जो था वो बिहार गंगा के नदी के किनारे खूबसूरत जो पहाड़ी पर 8वीं शताब्दी में पाल वंश के प्रसिद्ध सम्राट धर्मपाल द्वारा इसको बनाया गया था, स्थापित किया गया था। तो विक्रमशिला में 108 विद्वानों को विभिन्न मंदिरों के प्रभारी और आचार्यों के रूप में नियुक्त किया गया था। तो सामान प्रबंधन के लिए 6 अतिरिक्त पंडित भी नियुक्त किए गए थे। सभी में विश्वविद्यालय में अराउंड 144 स्थायी जो स्कॉलर्स थे वो मौजूद थे। तो यूनिवर्सिटी वाज लेटर ऑर्गेनाइज्ड इनटू 6 कॉलेजेस इन द सेंटर। देयर वाज अ सेंट्रल बिग बिल्डिंग हैविंग 6 गेट कनेक्टेड विद ईच अदर। मेन सब्जेक्ट ऑफ स्टडी वर व्याकरण जो मेन सब्जेक्ट था, लॉजिक, फिलॉसफी, तंत्र शास्त्र एंड कर्म कांड। तो लेटर ऑन तंत्र शास्त्र गेन प्रोमिनेंस। तो यहाँ पे जो अध्ययन के लिए जो सब्जेक्ट जो थे मेन सब्जेक्ट वो थे व्याकरण और तर्कशास्त्र, दर्शन शास्त्र, तंत्र शास्त्र और कर्म कांड। बाद में जो तंत्र शास्त्र था उसको इंपॉर्टेंस मिली, प्रोमिनेंस मिला वहां पे। तो डिग्रीज वर कन्फर्ड बाय द ग्रेजुएट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट एट द टाइम ऑफ जो समावर्तना यानी कन्वोकेशन जो होता है बाय द रूलर्स ऑफ द बंगाल। तो विक्रमशिला जो यूनिवर्सिटी वाज destroyed by the Bakhtiar Khilji in 1203 AD। It is said that the Muslim took the Vihar as fort and they killed most of the monks।
जो फिफ्थ जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट था वो था मिथिला। तो मिथिला इन द उपनिषद दैतिक एज जो है मिथिला बिकेम अ प्रोमिनेंट सीट ऑफ ब्राह्मणिकल सिस्टम ऑफ एजुकेशन। जो विक्रमशिला के बाद जो सिस्टम था वो था मिथिला। तो उपनिषदिक युग में मिथिला शिक्षा के ब्रह्मादि व्यवस्था का एक प्रमुख केंद्र बन गया था। तो इट वॉज नेम्ड एज विदेहा, विदेहा नाम से इसको जाना जाता रहा। तो राजा जनक used to hold religious conferences wherein learned rishis and pandit took part in the religious discussion। तो राजा जनक जो थे वो इसको यूज करते थे एक रिलीजियस कॉन्फ्रेंसेस के लिए, एंड वेयर जो पंडित थे, ऋषि थे, मुनि थे, जो वहां पे पंडितों ने धार्मिक चर्चा में भाग लिया था। तो from 12th century to 15th century, Mithila had been an important center of learning and culture. Beside literature and fine arts, scientific subjects were also taught there. So there was Navya Shastra too. Ganesha Upadhyay founded a school of new logic and in Navya। तो यहाँ पर जो सिस्टम था 12वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी तक मिथिला शिक्षा संस्कृति का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। साहित्य और ललित कला के अलावा यहाँ पे वैज्ञानिक जो विषयों को भी यहाँ पढ़ाया जाता रहा। एक न्याय शास्त्र भी था। तो गंगा उपाध्याय ने न्यू लॉजिक और के साथ स्कूल की स्थापना की। तो यहाँ तक कि मुगल सम्राट अकबर ने के काल तक ये देशव्यापी ख्याति का श्रेय शिक्षा और संस्कृति के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में पनपता रहा है। तो ये विशेष रूप से अपने न्याय शास्त्र और तर्क शास्त्र के लिए प्रसिद्ध रहा है। तो इवन मुगल एम्परर अकबर इज कंटिन्यू टू फ्लोरिश एज ए इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ एजुकेशन एंड कल्चर accredited with country wide repute, and it was famous especially for its न्याय और जूरिप्रूडेंस और द तर्क शास्त्र यानी लॉजिक के लिए फेमस रहा है। छठा जो है ओदंतापुरी, छठा जो एजुकेशनल सेंटर रहा है ओदनपुरी। तो ओदनपुरी could not attain that level of fame and repute which either नालंदा और विक्रमशिला had accomplished। जो फेम उन लोगों को मिला वो ओदनपुरी को नहीं मिल पाया। तो still nearly 1000 monks and students resided and received education here, and this was established in धर्मपाल and Pala dynasty during the 8th century in the Magad। तो ये भी जो थी धर्मपाल और पाला डायनेस्टी में ही एस्टैब्लिश हुआ था। अकॉर्डिंग टू द एंशिएंट तिब्बतन रिकॉर्ड्स देयर वर अबाउट 12,000 स्टूडेंट्स स्टडीइंग एट दिस यूनिवर्सिटी। 12,000 स्टूडेंट ने यहाँ से शिक्षा ली थी। उसके बाद 7 नंबर पे आता है सोमापुर। 7 नंबर पे जो आता है वो है सोमापुर। तो सोमापुर दिस अगेन वाज एस्टैब्लिश्ड बाय धर्मपाल। सोमापुर को भी धर्मपाल ने डायनेस्टी में बनाया गया था और ड्यूरिंग द लेट 8th सेंचुरी इन द बंगाल में बनाया गया था। यूनिवर्सिटी स्प्रेड ओवर द 27 acre ऑफ लैंड एंड विच द मेन कॉम्प्लेक्स वाज वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑफ इट्स काइंड। तो इट वाज अ मेजर सेंटर ऑफ लर्निंग फॉर बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड हिंदुइज्म। तो तीनों के लिए मेजर सेंटर था लर्निंग का, बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड हिंदुइज्म के लिए। तो ornamental terracotta on its outer walls depicts the influence of these three traditions। तो यहाँ पे जो सोमपुरा जो था, यहाँ पे जो शिक्षा दी जाती थी 8वीं शताब्दी में, इसको भी पालवंश के जो धर्मपाल ने स्थापित किया था, जो कि 27 एकड़ भूमि में फैला हुआ था। तो ये बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म के सीखने के एक प्रमुख केंद्र था। इसकी बाहरी दीवारों पर सजावटी टेराकोटा और इन परंपराओं के प्रभाव को दर्शाता था, जो उनकी बाहरी दीवारों पर सजाया गया था। तो नादिया 8वां जो इंस्टीट्यूट था वो नादिया। तो नादिया वाज फॉर्मली कॉल्ड नवादीप। It is situated at the confluence of Ganga and Jalangi rivers in Bengal में है नादिया। It was the center of trade and commerce as well as learning culture। So the importance of Nadia grew still more as a result of the downfall of the Nalanda and Vikramshila, and it began to be regarded as the eminent center for Hindu culture and education। तो नादिया जो था पहले नवदीप जिसको कहा जाता था, वो गंगा, बंगाल में गंगा जलंगी नदियों के संगम पर स्थित है। तो ये व्यापार और वाणिज्य के साथ साथ सीखने और संस्कृति का केंद्र है। तो नालंदा और विक्रमशिला के पतन के परिणाम स्वरूप बाद में
नादिया का महत्व और अधिक बढ़ गया था। इसे हिंदू संस्कृति और शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र माना जाने लगा था। तो नादिया विश्वविद्यालय में 3 जो केंद्र हैं, नवदीप, शांतिपुर और गोपालपुरा में प्रदान की गई। सभी कभी कभी छात्रों ने यहाँ 20 वर्षों तक अध्ययन किया। तो छात्रों ने यहाँ पे शांतिपुरा और गोपालपुरा जो है जगह है, यहाँ पे नवदीप जो सेंटर्स रहे नादिया यूनिवर्सिटी में, शांतिपुर और गोपालपुरा, तो यहाँ पे छात्रों ने यहाँ पे 20 इयर्स तक भी शिक्षा ली है। उसके बाद है कांचीपुरम, 9th पोजीशन पे जो है वो है कांचीपुरम। इट वाज द सेंटर ऑफ लर्निंग फॉर हिंदुइज्म, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म इन 1st century AD and achieved great name under the rule of Pallavas and many मान्यखेता। इसके बाद 10 नंबर पे मान्यखेता यूनिवर्सिटी, वो इंस्टीट्यूट मान्यखेता। इट वाज आल्सो कॉल्ड मलखेड़, कर्नाटका में रहा है। इट रोज द प्रोमिनेंस अंडर द राष्ट्रकूट rule. Scholars of Jainism, Buddhism, Hinduism studies here. It was the मठ of दविता of school of thought. तो उसके बाद है पुष्पागिरी, बिहार एंड ललितगिरी उड़ीसा में। पुष्पागिरी और ललितगिरी, तो इट वाज स्टैब्लिश इन कालिंगा किंग के टाइम स्टैब्लिश किया गया 3rd century AD इन द उदयगिरी हिल्स। इट वाज मेनली अ बुद्धिस्ट लर्निंग सेंटर। शारदा पीठ, इट वाज लोकेटेड प्रेजेंट डे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में है। It was an important place for the Sanskrit scholar and many important texts were written here. It is also at the Sharda Devi temple here. And नागार्जुन कोंडा, तो नागार्जुन कोंडा जो है ये it is situated for 60 kilometers from Amravati to Andhra Pradesh, and it was major Buddhist center with scholars from Sri Lanka, China coming for higher education system. Higher education, it had many viharas, stupas, so it was named as Nagarjun as a South Indian scholar of Mahayana Buddhism. तो ये नाम इसको दिया था नागार्जुन, साउथ इंडियन स्कॉलर ने महायान बुद्धिज्म के लिए यहाँ पे नाम दिया है। So apart from above mentioned institution, there was system of Gurukul, Math, Ashram of education and learning which were not work institution of higher learning in ancient time. तो जगतदाला जो है, इन सारे इंस्टीट्यूट के बाद जो है जगतदाला उपयुक्त संस्थानों के अलावा शिक्षा और सीखने के लिए गुरुकुल, मठ, आश्रमों की एक प्रणाली थी जो प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा के संस्थानों के रूप में काम की गई थी। और जगदाला जो है 14 नंबर पे, जगतदला, पाल किंग राजा रामपाल of Bengal had set a city of bank of Ganga. It was the beginning of 11th century and it was named at Ranavati. He also constructed monastery and named it as Jagatdala. So soon after his university became the center of learning. It remained the center of Buddhist culture for about 100 years. It was destroyed by Muslim in 1203 AD in Jagatdala. There was many scholars notable for their knowledge. So their reputation reached Tibet and their books were translated into the Tibetan language में translate की गई। तो conclusion ऊपर हम लोगों ने यूनिवर्सिटीज के बारे में पढ़ा, एजुकेशन सेंटर के बारे में पढ़ा। तो इसके बारे में हम देखेंगे कि द स्टडी of education system in Vedic period and Brahmanical education system makes it clear that in those days the residents of जो teachers जो थे, gurus were educational institution called Gurukul, उनको गुरुकुल कहा गया। तो there the teacher and taught lived together as the members of the single family की तरह से रहते थे, जो शिष्य और गुरु दोनों साथ में। तो ancient Indian, Vedic and Buddhist period well organized educational institutions say like that of modern age had not come into being. So in those days some monasteries and huge sacred जो places थे had been established, or it is said that the learned person from different places used to assemble there and for the debates and for their conferences. So most of the universities are seen to have ended around 12th century. So destruction of these century of other places across northern India was responsible for the loss of ancient Indian knowledge. तो हमने देखा कि किस तरीके से गुरुकुल सिस्टम था, किस तरह से बुद्धिस्ट नॉलेज जो दी गई, डिफरेंट जो एजुकेशनल सेंटर्स थे वो बनाए गए। तो
अब आई होप कि जो यूनिवर्सिटीज के बारे में, एजुकेशनल सेंटर्स के बारे में जो आपके जो कंफ्यूजन्स थी वो क्लियर हुई होंगी। अब बाकी की जो आगे कोर्सेज हैं उनको टाइम टू टाइम मैं आप लोगों को वीडियोस के लिए देती रहूंगी, लेकिन इसके लिए आप मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आप क्या चाहते हो, किस तरीके के और लेक्चर्स आप चाहते हैं, जो आपका अपना इंटरेस्ट हो, तो उसी हिसाब से मैं और वीडियोस आप लोगों के लिए बनाऊंगी, ताकि आप लोगों के लिए ये आसानी हो सके कि आप अपना जो कोर्स है उसको आप लोग कंप्लीट कर पाओ, और एजुकेशन आप लोगों की जो यूजीसी नेट की जो तैयारी है वो आप लोगों की हो पाए। और मैं यही कहूंगी कि आप लोग तैयारी के साथ जाइए, और जो एमसीक्यूज है उस पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दीजिए, उनको सॉल्व कीजिए, और आई होप कि आप लोग कंप्लीट कर पाएंगे इस एग्जाम को। थैंक यू सो मच।